मैं आजकल बहुत परेशान रहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं चोरी-चोरी डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो भी बुरी तरह से डर गए और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, तो चीख मारते हुए भगवान की मूर्ति के आगे बैठ गए, क्योंकि मेरे पेट में मेरा। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम मनीषा है और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे ले गई थी। उनका एक ही बेटा था, लेकिन उनके पास 6 बेटियां थीं, जिसमें से सिर्फ 2 बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी, जिस घर में मेरी 6 नंदे हैं। लेकिन और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई बिज़नेस शुरू कर रखा था और उन दोनों को घाटा हो गया था। अब वे या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाती और हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा कि तूने मेरी जान बचानी है, तो मेरी प्यारी बेटी, तू उसके बेटे से शादी कर ले। रिश्तेदारी हो जाएगी, वो हमसे पैसा माँगा नहीं करेंगे, वरना हमें अदालत तक ले जाएँगे। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज़्ज़त होगी? तो मेरे पापा ने कहा कि औरत की तो वैसे भी ससुराल में कोई इज़्ज़त नहीं होती। अपने पति पर काबू करना, उसको अपनी मीठी-मीठी बातों में उलझा लेना और उस घर से अलग हो जाना, जबकि इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो इकलौता बेटा था। उसका नाम साहू था। मेरे मेरे पापा ने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। ऐसा लगता था कि शायद बेटे के इंतज़ार में इतनी बेटियां मेरी सास ने पैदा की थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए हुए थे। जैसा मैंने सोचा था, वैसा मेरे साथ उस घर में कुछ नहीं हो रहा था। मेरे साथ उस घर में कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा था। बस वैसा ही हो रहा था जैसा बहू के साथ होता है। पहले दिन से ही बच्चे की बातें शुरू हो गई। शादी हो गई तो जल्द से जल्द बच्चा पैदा होना चाहिए। लेकिन जब पहला महीना बीत गया, तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बनाना शुरू कर दिया और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम ही वो मेरे पति से कह रही थी, कल उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसको बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा। मैं अभी तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ था। आखिर ये कैसे लोग थे? क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाए थे? मैंने अपने पति से कहा तो उसने कहा, जो मम्मी कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरी शादी को 6 महीने बीत गए थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं ठहरा था। उन 7 महीनों में मेरी सास ने हल्ला मचा दिया। मेरी सास ने कहा, ये माँ बन सकती है या नहीं, आप मुझे पता करके बताएं। डॉक्टर ने मुझे अच्छी तरह से जांच करके देखा और कहा कि हाँ, माँ बन सकती है, आप परेशान नहीं हो। जबकि उसने मेरा चेकअप भी नहीं किया था, बस मुझे एक साइट पर ले गई थी और उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी सास बहुत ही ज्यादा फालतू औरत दिखती है, उनको यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? तो उसने कहा कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। अगर उनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, फिर आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे केस देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइम क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा, अगर मेरे यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मैं इसी अस्पताल में मिलूंगी और 24 घंटे मेरे अस्पताल खुला रहता है। अगर मैं कभी नहीं हुई तो जल्दी मुझे फ़ोन करके बुलवा लेना। इस डॉक्टर का नाम रितु मैडम था। मुझे तो ये डॉक्टर बहुत अच्छी लगी, लेकिन अभी मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए, तो मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया, मेरी बहू तो बांझ है। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो उसको भी यही कहती, किसी शादी में जाती तो वहां पर भी यही कहती, यही गीत गाती रहती, मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वो तो बांझ है। पता नहीं मेरे बेटे की कैसे किस्मत फूटी थी। अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता था मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आती थी कि कहाँ जाऊं। सास के सामने कोई बात करती तो कहती, कैसे जुबान चल रही है, आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ पता होता है, जो बात
औरतों का हमें शादी के बाद पता चलता था, इन बहुओं को तो सबसे पहले ही सब कुछ पता होता है। मेरा कहना था कि कोई समस्या नहीं है, सब कुछ टाइम से ठीक हो जाएगा। भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी शादी की जब सालगिरह हुई तो मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था। 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ये तो भगवान की कृपा थी। भगवान ने मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, नहीं तो मेरी सास इस बात पर भी मुझे ताने सुनाती। मेरा पति जो कुछ बोलता नहीं था, बस चुपचाप बैठा रहता था। जो उसकी माँ कहती वही करता। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया था। एक दिन मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। मुझे वैद्य जी के पास ले गए तो वैद्य जी ने कहा कि माँ बनने वाली हूँ। तब कहीं जाकर सबको सुकून आया। मेरी सास तो खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वो पूरे खानदान में मुझे बांझ कहकर आई थी। और अब सारे खानदान वाले कहते, आप तो कहती थी कि आपकी बहू कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर ये कैसे हो गया। मैं भी चुप हो गई, क्योंकि आखिरकार भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अब मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए था। मेरे साथ तो इंसाफ हो गया था। मैं माँ बनने वाली थी। जितना मेरी सास को शौक था, मुझे लगा कि उतना ही मेरा ख्याल भी किया जाएगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया गया। मेरे लिए कामों के ढेर रखे गए थे। मेरे लिए कोई अच्छी चीज ना लाती थी। पति को कुछ कहती तो कहता कि मम्मी से पूछ कर ले आऊंगा। जब मम्मी से बात करता, वो कहती कि कोई जरूरत नहीं है। हमने कौन से फल फ्रूट खाए थे, फिर भी 8 बच्चे पैदा कर दिए। सारे के सारे ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है। सब औरतों के चोचले होते हैं। ऐसे टाइम में पति को अपनी उंगली पर नचाना चाहती है, जानबूझकर मासूम बन जाती है। कोई तबीयत खराब नहीं हुई। औरत का जिस्म तो बना ही बच्चा पैदा करने के लिए होता है, तो फिर ऐसा थोड़ी है उस पर कोई पहाड़ तोड़ा जा रहा है। बस अपनी बीवी की बातें सुनते जाया करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। ज्यादा सर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मेरी छोटी छोटी समस्या होती थी, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था, वो भी इतने साल बाद पैदा हो रहा था। लेकिन जब भी मैं कुछ कहती तो मेरा पति कहता, मेरी माँ के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मेरी बड़ी ननद आई हुई थी, वो भी माँ बनने वाली थी। उसने कहा कि मम्मी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, तो मेरी सास ने जल्दी कहा कि हाँ हाँ, ऐसे टाइम में दर्द होता है, तुम फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई कि उसकी दफा तो उनकी सारी बातें याद थी, कि दर्द भी होता है, आराम भी करना होता है, फल फ्रूट भी खाने होते हैं, दूध भी पीना होता है। जबकि अगर मैं कोई ऐसी बात करती तो वह कहती कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। मैं उनको अपनी बीमारी के लिए बताती तो कहती, तुम दुबली पतली हो, अच्छी भली हो, तुम्हारा आराम से बच्चा पैदा हो जाएगा। मेरा पेट भी ज्यादा निकला हुआ था, बहुत ही ज्यादा पेट निकला था। इतना तो मैंने किसी का भी नहीं देखा, पेट निकला हुआ। लेकिन मेरी सास कहती कि पहला बच्चा है, पेट तो निकलता ही है, क्योंकि इंसान की चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मेरे साथ न जाने क्या समस्या थी, मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था। इसलिए मेरी सास कहती कि इतना बड़ा पेट निकला है तो हमारा बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा, ज्यादा उल्टी सीधी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे दर्द हो रहा था तो होने दो, कोई समस्या नहीं। मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द होता था। एक दफा मेरी मम्मी की कॉल आई तो उनको बता दिया। मम्मी ने कहा, इतना दर्द तो नहीं होता, जाओ डॉक्टर के पास। अब उनको क्या कहती कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे। वो लोग मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे, क्योंकि वो लोग उनके कर्जदार थे, इसलिए यहाँ पर नहीं आते थे। अगर आते तो कोई बात करते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आना छोड़ दिया था। फिर मुझे फोन कर लेते, उन लोगों को भी कुछ नहीं कहते थे। हमारी बेटी का ख्याल रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। मेरी जिंदगी तो जैसे नर्क बन गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चे की फिक्र थी। मैं तो जैसे तैसे जिंदगी बिता रही थी, लेकिन चिंता थी मुझे अपने होने वाले बच्चे की। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, कुछ भी नहीं बनाया। कहने लगे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वो भी हमें दे जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं होगा। जब तक वो लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाएंगे। क्या मैं चादर में ही लपेट कर रहूंगी। अपने पति से बात करती तो उसके कान जू भी ना रेंगती।
मुझे एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया। कहने लगा कि जब कोई समस्या नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जबकि मुझे इतना तो पता था कि एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। पता तो चले कि अंदर सारा कुछ ठीक-ठाक है भी या नहीं। मैं तो बहुत परेशान रहती थी। थोड़ा-सा भी दर्द होता था तो मुझे डर लगता था कि पता नहीं मेरे बच्चे के साथ कोई समस्या तो नहीं। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे। जब नवा महीना शुरू हुआ तो मैंने भगवान की कृपा की। बस अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहे थे। लगता था मुझे तब ही लेकर जाएंगे जब मेरा दर्द शुरू होगा। मेरा दर्द शुरू नहीं हो रहा था। जब मोहल्ले से कोई औरत आई थी तो मेरी सास कहती कि मैं तो अपनी बहू का इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ। मैं तो उसके लिए ड्राई फ्रूट हेल्दी डालकर बनाई हुई है। वो खत्म ही नहीं होते। फ्रूट तो वैसे घर में खत्म नहीं होते थे, लेकिन सिर्फ उनकी अपनी बेटियों के लिए होते थे। मुझे तो एक चीज भी खाने को नहीं मिलती थी। एक दिन गलती से एक सेब खा लिया तो मेरी छोटी ननद ने शोर मचा दिया कि मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खाया। एक सेब के पीछे ही उसने मुझे इस तरह डांटा था। मैंने अपनी सास को कहा कि मेरे 9 महीने से दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए। मेरी सास ने कहा कि तुम आजकल की लड़की हो, तुम्हें तो अपना दिन भी याद नहीं रहता। कोई भी दिन ऊपर नहीं हुए हैं। दिन ऊपर चढ़ते तो अभी तक दर्द हो जाता। दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी दिन पूरे नहीं हुए। मैंने कहा कि मुझे वैसे बहुत दर्द हो रहा है, इधर उधर कमर में। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत टाइम बाकी है, टाइम नहीं आया है। जब टाइम आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। दिन ऊपर से ऊपर होते जा रहे थे। जब मैंने ज्यादा शोर मचा डाला मुझे लेकर जाएं, तो मेरा पति मुझे वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने कहा कि अभी टाइम नहीं आया। मेरे पति का खानदानी वैद्य था, उनका बहुत पुराना जानने वाला था। जब उसने कहा कि टाइम है, तो ये लोग सब मुझे ही कहने लगे, देखो अभी टाइम है, न जाने तुम किस बात की जल्दी में पड़ी हो। पहली माँ देखी है हमने जो चाहती है कि बस बच्चा जल्दी से पैदा करके जान छुड़वा ले। आखिर ये किस तरह की बेवकूफ बातें थी। अब बच्चा पैदा करने से मेरी जान छूट जाती क्या? उस बच्चे को संभालना नहीं पड़ता? उन लोगों ने तो कुछ नहीं करना था। ये लोग मुझे हर तरह से टॉर्चर कर रहे थे। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। मेरा पेट ज्यादा बढ़ता जा रहा था, बढ़ते ही चला जा रहा था। एक दफा मैं छत पर खड़ी थी क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। सामने वाली पड़ोसन ने मुझे देख लिया तो मेरी सास की जानने वाली थी, लेकिन मुझे देखकर हमेशा ही तरसती नजरों से देखती रहती। उसने मुझे दूर से इशारा किया। जब मैं थोड़ा करीब आई तो उसने कहा कि ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मैंने कहा कि मेरी प्रेगनेंसी को अब 13वां महीना शुरू हो जाएगा। उसने कानों को हाथ लगा लिया। उसने कहा कि ऐसी कैसे हो रहा है, भगवान तुम पर अपना कृपा करे। अभी तक ठीक हो, जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ। इतनी देर करना अच्छी बात नहीं, ये गलत बात है। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ये लोग तो ऐसे ही हैं। लेकिन अब तो तुम माँ हो, तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना होगा, और तुम्हें अभी से अपनी औलाद के लिए लड़ना है। तुम क्या कर रही हो? किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हें अगर दर्द नहीं हो रहा तो तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और मेरा तो बहुत बुरा हाल था। एक पल भी मैं बैठ नहीं सकती थी। पति से बात करती तो उसने कहा कि वैद्य के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा कि बात वैद्य के पास जाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। उसने कहा कि पागल तो नहीं हो गई हो, पता है ऑपरेशन में कितने पैसे लगते हैं। मैंने कहा आपका ऑपरेशन की पड़ी है, आखिर आपका भी तो बच्चा है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। मुझे समझ आ गई कि उन लोगों को कोई परवाह नहीं थी। शायद मुझे जानबूझकर नहीं ले जाना चाहते थे। मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और हॉस्पिटल जाएगी तो खर्च होगा। और लोग हद से ज्यादा कंजूस थे। पड़ोसन ने सही कहा था। अब मैं माँ बन गई थी, मुझे अपने बच्चे के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चे के कपड़े तक नहीं थे, ना ही उन्होंने मुझे पैसे दिए और ना बाजार जाने दिया। मैंने खुद ही अपने दुपट्टे में से कुछ अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाए थे। मैंने एक बैग में डाले और कुछ भी अपने हाथ में ना लिया।
सब कुछ अपने बैग में डालकर चोरी चोरी अस्पताल के लिए निकल गई। मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद उनको पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, तो ये लोग शोर कर देंगे मैं कहाँ हूँ। जब उनको पता चलेगा कि मैं बिना बताए चली गई हूँ, फोन भी बंद है, तो अस्पताल ही गई होगी, तभी मुझे डांट पड़ेगी। मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी, सिवाय अपने बच्चे की। मैं अस्पताल चली गई। डॉक्टर मुझे जल्दी मिल गई। मैंने उनको बताया कि ये समस्या है। उसने अपने डॉक्टर से मुझे चेक करवाया और जब उसने मेरे पेट पर आला लगाकर सुना, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कोई अजीब बात है उसके बारे में उसने आज तक ना सुना है ना देखा है। उसने चीख कर सबको बुलाना शुरू कर दिया, दूसरे नर्स और डॉक्टर को। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, डॉक्टर क्या हुआ, क्या है, बताइए तो सही। डॉक्टर ने कहा कि अभी बताते हैं। उसने दूसरी डॉक्टर के कान में कोई बात कही तो उसकी आंखें भी ऐसे ही फटी रह गई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हमारे साथ आओ, और मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जाते हैं? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? बताइए तो सही, क्या बात है? उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम घबराना नहीं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उन्होंने कहा कि अपनी फैमिली को बुला लो। मैंने कहा, वो लोग नहीं आएंगे, मैं उनसे छुप कर आई थी। उन्होंने कहा कि फिर तुम अपने माँ बाप को बुलवा लो। मैंने अपनी मम्मी को फोन कर दिया और कहा कि बिना किसी को बताए वो अस्पताल में आ गई। मुझे डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही बताया कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना तो मुझे पहले ही पता था क्योंकि टाइम बीत चुका था। मैं बार बार पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक तो है या नहीं, तो वो बता नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि बस ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरी कज़न का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने बताया था कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरे ऑपरेशन में 3 घंटे लग चुके थे। सारे डॉक्टर अजीब सी हालत में थे। वैसे तो ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4-5 डॉक्टर एक दूसरे से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे और मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर जा रहे थे तो मैं बेहोश हो गई। शायद उन्होंने मुझे नींद की दवाई दी थी। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी थी और मेरा बाप सर पकड़कर बैठा था। ना मेरा पति वहां पर था और ना ही मेरी सास। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरा बच्चा तो ठीक है ना? मैं बुरी तरह से घबरा गई और उठकर बैठ गई। उन लोगों ने मुझे कहा, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक है। मैंने कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चे को तो कमरे में होना चाहिए था। झूला खाली पड़ा था। कहाँ था मेरा बच्चा? मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी थी। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे, लेकिन असल में ये बात नहीं थी। डॉक्टर वहां पर आई। उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई, वो मेरे लिए किसी खुशखबरी से ज्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जिन हालातों में पड़ने वाली थी उनके लिए मैं तैयार नहीं थी और मैं बहुत अकेली होने वाली थी। लेकिन जब डॉक्टर अंदर आई तो वो अकेली नहीं थी, उसके साथ अस्पताल का मालिक भी आया था, जो देखने में बहुत ही ज्यादा शरीफ और नेक इंसान लग रहा था। मेरे माँ बाप की उम्र का था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी दाढ़ी भी सफेद थी। डॉक्टर रितु ने मेरा चेकअप किया और पूछने लगी कि तुम ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं एक ही सवाल कर रही थी। वो लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल के मालिक और उन्हीं की वजह से अस्पताल चलता है। अस्पताल में कुछ चीजें बहुत महंगी होती हैं, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त में है। हम उनको दान कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं चिल्लाकर पूछूं, आखिर मेरा बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारे अस्पताल में ऐसी घटना हुई है जो आज से पहले नहीं हुई। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही हम मीडिया वालों को भी बुलाएंगे। शायद आपका इंटरव्यू भी लेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। मेरा पति भी वहां पर आ गया था और साथ में मेरी सास भी आई थी। उन्होंने कहा, अच्छा तुम यहाँ पर बैठी हो,
हम कब से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। मेरे माँ बाप को उन्होंने ताना मारना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी को हम डिवोर्स दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए हम उसे वापस नहीं रखते। पता नहीं रात उसने कहाँ बिताई है। मेरे पति मुंह में जो भी बात आ रही थी बोले जा रहे थे। मेरे माँ बाप ने कहा कि देख नहीं रहे हो कि अस्पताल में रात बिताई है, किस तरह के आदमी हो। फिर मेरे पति ने कहा कि मैं आपकी बेटी के साथ नहीं रह सकता, उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरान रह गई। पूरी रात यहाँ मैं मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आपने जो उस लड़की के साथ किया ना, आपको उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हो। आपने एक साथ 12 जनों को खतरे में डाला है। ये बात डॉक्टर के मुंह से निकली और मैं हैरान रह गई। डॉक्टर ने कहा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ एक साथ 12 बच्चे पैदा हुए हैं, जिसमें से 6 बेटे हैं और 6 बेटियां। मुझे समझ नहीं आया कि ये सच हो सकता है या नहीं। मैं हैरान थी और बाकी सब लोग भी। मेरे पति की भी शक्ल अजीब सी हो गई और मेरी सास की भी। उन्होंने 2 मिनट एक दूसरे को देखा, फिर कहा कि उस औरत ने एक साथ 12 बच्चे पैदा कर दिए। अरे भाई, ये औरत है या कोई भूत? कैसे इन बच्चों की परवरिश करेंगे? हम इतना कुछ कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। उस हॉस्पिटल के मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारा पहले ही समस्या देखी है। बेटी, तुमने जिस तरह दुपट्टे को काट काट कर कपड़े बनाए हुए थे, मैं जानता था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि 12 बच्चों को एक साथ पालना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, जब तक ये बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने के काबिल ना हो जाते। उनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, दूध, सबका खर्चा मेरी जिम्मेदारी है। जब उस आदमी ने ये कहा तो मेरा पति और सास जल्दी ही एक दूसरे को देखकर फिर से आंखों आंखों में बातें करने लगे और मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो, बात भी तो ऐसी ही है। चलो घर चलते हैं। भगवान ने हमें कितने सारे बच्चे दिए हैं। मेरे पति ने ये बात कही तो मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। अभी तो मुझे तुम डिवोर्स देने लगे थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैंने ये रात कहीं और बिताई और उन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। अब जब तुम्हें ये पता है कि खर्चा कोई और उठाने वाला है तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। मैंने अपने माँ बाप को कहा मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। वहां से अपने घर चली गई। मेरा पति बार बार मेरे घर आता और मेरे माँ बाप ने उससे एक ही शर्त रखी कि अगर अपनी बीवी और बच्चों को ले जाना है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए आसानी होगी और तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहो। जिसने तुम्हारी बीवी और बच्चों को जानबूझकर खतरे में डाला, तुम्हारे कान भरे और टाइम पर हमारी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया होता तो ये सारे बच्चे भी मर जाते और हमारी बेटी भी मर जाती। मेरे पति को एहसास हो गया कि उनकी फैमिली मैं हूँ और ये बच्चे उसी के हैं। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ ही रहूंगा। मेरे बच्चों का खर्चा हॉस्पिटल का मालिक ही उठा रहा है क्योंकि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था। हॉस्पिटल के मालिक ने मेरे पति की नौकरी भी लगवा दी, जिससे बाकी खर्चे भी बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे। मेरे पति का जो फर्ज था अपने घर वालों के लिए भेज दिया करता था, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए, लेकिन वो रहता मेरे साथ ही था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो वाकई एक अच्छा पति बनकर मेरे साथ उन बच्चों को पालने में बिजी था। मेरे साथ क्या हुआ मुझे इसलिए नहीं बताया गया था कि मैं कहीं परेशान न हो जाऊं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ न जाए, क्योंकि इस तरह मेरा और मेरे बच्चों दोनों के लिए समस्या बन जाती। लेकिन ये बात वाकई मशहूर हो गई। मीडिया में ये खबर चली। छोटे से गांव में एक औरत ने 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 6 बेटे और 6 बेटियां। इस अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता पर भी गर्व होने लगा था, जिन्होंने इतना मुश्किल केस हैंडल किया और माँ समेत सारे बच्चों की जान बचा ली। मेरी सास क्या चाहती थी मैं आज तक समझ नहीं पाई। पहले उनको बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन अब बाद में उनको बच्चे से नफरत हो गई थी। शायद वो यही सोचती थी कि अगर बच्चा हो जाएगा तो उनका बेटा उनको छोड़कर चला जाएगा। भगवान जिसने मेरे बच्चों को खुराक और परवरिश का इंतजाम किया,
भगवान की कृपा हुई है। अगर अगर किसी को इस दुनिया में भेजता है तो उसका इंतजाम भी कर देता है, वरना 12 बच्चों को पालना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन लेकिन उसने एक इंसान ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, उनके लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम हो रहा था। मैं भगवान का धन्यवाद करते नहीं थक रही थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।